कवि बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी मां का एक पैर नहीं था, साथ ही उसकी उम्र भी 90 सालों से जाता हो चुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कवि के बेटे शिवा ने बड्ढे बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूं, कवि की मां ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, शिवा ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ शिवा, क्यों चिल्ला रहे हो? कवि की पत्नी अनिका ने किचन से। देखो ना मां, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, शिवा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मां जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अनिका ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी रिया चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। एक पैर नहीं होने के कारण उन्हें, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। कवि बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी मां को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को कवि की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, मां जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। कवि को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को रिया अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कवि बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर मां। आखिर मां से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, कवि बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूं, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहां मन नहीं ला रहा। किंतु मां, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कवि ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। अंकिका को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हां बेटा, बहू सही कह रही है, रिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कवि जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़ ढाककर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो यूके में रहते थे, आने वाले थे। जब कवि बहुत छोटा था उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। यूके से कवि के चाचा आ रहे थे। महेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कवि, भाभी नहीं दिख रही, कहां हैं? महेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहां उनका मन नहीं लगा, अंकित ने। महेश ने कवि की ओर देखा तो कवि ने अपनी आंखें झुका ली। महेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि रिया को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड्डी है। डॉक्टर महेश दौड़कर रिया के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। रिया की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कवि, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी डॉक्टर। रमेश ने कवि को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कवि का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, रिया ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू,
तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने अनिका की ओर व्यंग्य से देखा। अनिका निरुत्तर होकर कवि को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कवि, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप मां ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अनिका बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को समाजक सत्र पर अच्छा इंसान बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉ महेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ यूके जाएंगी, यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉ महेश ने रिया से कहा। कवि को तो काटो तो खून नहीं था। डॉ महेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और मां रिया के कदमों से लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कवि ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अनिका को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रिया से आंख मिलाए। रिया ने अंकिया की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कवि को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अनिका और बच्चों ने रिया के पैर पड़ डालते हुए अपने व्यवहार और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, मां तो मां होती है, सब कुछ सहने के बाद को हमें माफ कर पतिहा, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो हमारी गलतियों को माफ कर दे। तो मां का सम्मान करो और मां को सदा आदर दो।